थर्ड चैप्टर पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। आज हम सिर्फ इस चैप्टर को समझेंगे। इस चैप्टर को जब हम, अगर आप मतलब कभी आपके लाइफ में आपको कभी लगता है यू नीड टू गो फॉर आईएएस एग्जाम, जो मैं बिल्कुल चाहूंगी कि मेरा बच्चा जो है वो करे, कभी आपको लगता है कि आपको लॉ पढ़ना है, तो ये चैप्टर्स में से क्वेश्चंस आपके हमेशा आते हैं। मतलब जो बच्चे कहते हैं ना वी आर डूइंग, हमें आईएएस करना है, तो उनको ये सारी चीजें दोबारा पढ़नी पड़ती फॉर गिविंग द एग्जाम, बिकॉज इट इज अबाउट द इलेक्शन सिस्टम। हमारा जो पहला चैप्टर था कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ एंड व्हाई, उसमें एक सेंटेंस था कि कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड। गवर्नमेंट हमारा कैसे फॉर्म होगा, यानी कि इलेक्शन होंगे, इलेक्शन कैसे होंगे ना, इलेक्शन कैसे होंगे वो ये चैप्टर। ये तो ठीक है, हम सब जानते हैं इलेक्शन 5 साल में एक बार होता है, हमारे सामने 4 खिलाड़ी होते हैं, हम उनमें से एक को डाल देते हैं। दैट इज हमारी तरफ से जो हमें समझ आता। लेकिन इस इलेक्शन में आपको समझ आता है कि आप कहते हो कि एक्स पार्टी जो है वो 1000 वोट से जीत गया, तो ये इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब क्या होता, मतलब दिस पर्टिकुलर पार्टी जो है वो इससे आगे है, तो कैसे होता। फिर हमारे यहाँ पर इट इज नॉट द इलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, हमारे यहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका इलेक्शन होता है, हमारे यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके भी इलेक्शंस होते हैं, हमारे यहाँ पर जो पंचायत हैं उनके भी इलेक्शंस होते हैं, विच वी नो। लेकिन जो हमारे प्रेसिडेंट्स हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, उनके भी तो इलेक्शंस होते हैं। दे आर नॉट इलेक्टेड एनोनिमसली, किसी का नाम थोड़ी नाम देते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी कि मैंने बोला कि भाई अब जो है अगला अगला वाइस प्रेसिडेंट ये होगा तो उसको मिल जाएगा। इट इज नॉट लाइक दैट। कैसे चूज करते हैं, तो व्हाट इज द क्योंकि उसमें हम लोग कभी वोटिंग नहीं करते, तो कैसे होता है, व्हाट इज द डिफरेंस देन हमारे और बाकी उन देशों में। बिकॉज डेमोक्रेसी तो बहुत सारे देशों में है, यूएस हैज अ डेमोक्रेसी, स्विट्जरलैंड हैज अ डेमोक्रेसी, आयरलैंड हैज अ डेमोक्रेसी, ब्रिटेन हैज अ डेमोक्रेसी, तो हमारे और उनके इलेक्शंस में क्या फर्क होता है। तो इन आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डिंग इलेक्शन सिस्टम हमारा है, दैट इज वी आर हैविंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन रन करता है और कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है दैट देयर शुड बी फ्री, फेयर, रेगुलर इलेक्शंस। हमने उस रेगुलर को 5 साल में बांटा हुआ है, मतलब इट इज नॉट लाइक एवरी 2 इयर्स, बट हमारा है 5 इयर्स का टेन्योर। कोई भी गवर्नमेंट जो है ईदर एट द सेंट्रल और एट द स्टेट, 5 इयर्स तक दे हैव द टेन्योर। बट वो अलग बात है, किसी वजह से कभी कभी इंडिया में हुआ है कई बार, गवर्नमेंट गिर जाती है, यानी कि द गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू कंटिन्यू देयर टेन्योर, वो अपना 5 साल पूरा नहीं कर पाते हैं, एंड आपका मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं, यानी कि दोबारा से बीच में इलेक्शंस होते हैं। इन इंडिया इट हैज बीन मेनी अ टाइम्स, यू हैव द, मतलब अभी आप आते आते पढ़ते रहोगे, वी हैव। बट अगर एक गवर्नमेंट पूरा कर रही है, लाइक अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो आपका सबसे पहला हमारा था 1950 में हुआ था, स्टार्टेड ऑफ विद दिस इलेक्शन प्रोसेस, डॉक्टर सुकुमार सेन वाज सॉरी मिस्टर सुकुमार सेन वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर। एंड हमारा जो है इलेक्शंस का जो सिस्टम था वहीं से स्टार्ट हुआ था, बाय एस्टैब्लिशिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 1 मार्कर बोर्ड का क्वेश्चन भी यही। तो उसके बाद से कम फॉर नेक्स्ट
4 और 5 हमारा एक ही गवर्नमेंट रहा, बिकॉज दे वर एबल टू, लोगों का उन पर ट्रस्ट था। 70s के बाद, विच इज आवर 12th स्टैंडर्ड्स पॉलिटिक्स, आई एम नॉट गोइंग टू एंटर हियर, वी हैड नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। हमारे जो है इलेक्शंस के उसमें काफी चेंजेस थी। एंड देन देयर वाज अ टाइम व्हेन देयर वाज अ कोएलिशन, देन मिड टर्म पोल्स कई बार हुए, देन कॉन्सिक्वेंटली फॉर 3 continuous years one of the political party was at the center, then फिर ऐसा ही बीच में हुआ, and now for the past 3 we have the same kind of political party. But election तब भी 5 साल में ही होता। In some countries like China, there was a ruler Pinochet जिसने इलेक्शंस तो करवाए, लेकिन उसने ये कहा कि ही वुड बी द परमानेंट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मतलब वो अपना टेन्योर बढ़ाता गया। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, द इलेक्शंस आर हेल्ड। सो इलेक्शंस में क्या होता है, गवर्नमेंट कैसे कंपोज हो, दोनों जो हाउसेस हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा, उसमें कितने मेंबर्स होंगे। लाइक इन लोकसभा वी हैव 543, राज्यसभा में 250। देन हमारे जितने भी स्टेट्स हैं उनके अपने लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उनको हम कैसे इलेक्ट करते हैं, दे आर ऑल पार्ट ऑफ अवर इलेक्शन सिस्टम। तो इंडिया में ये पेपर का एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो नीचे इसका आंसर भी लिखा हुआ है, इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। यानी कि हमारे यहां पर जिस कैंडिडेट को सबसे हाईएस्ट वोट्स मिलते हैं, अब आप खड़े हो, एक खड़ा, स्कूल्स के अंदर हम लोग इसको, इस चैप्टर को करवाने के लिए वी कंडक्ट द मॉक इलेक्शंस, हम स्कूल में करवाते हैं, और सभी टीचर्स को खड़ा कर दिया जाता है। तो जिस टीचर को सबसे ज्यादा वोट मिलता है, दैट पर्टिकुलर टीचर इज सेड टू बी द विनर। तो हमारे यहाँ पर जब इलेक्शंस होते हैं लोकसभा में, और पूरी इंडिया को अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक इंसान खड़ा होता है, एक एक पार्टी का, और जिस कैंडिडेट को उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से सबसे ज्यादा वोट मिलता उसको वो विनर कहलाता है। इसको हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट कहते हैं। अब यहां एक क्वेश्चन आता है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, द विनिंग कैंडिडेट इज नॉट सिक्योरिंग द मेजोरिटी ऑफ द वोट, उसको ज्यादा वोट मिले हैं ना कि मेजोरिटी। मतलब मान लो 100 बच्चों ने वोट किया, ठीक है, तो मुझे, इफ आई एम द विनर, आई एम नॉट गॉट द मेजोरिटी, मुझे मिला है दूसरे से ज्यादा, जिसको हम कहते हैं प्लुरैलिटी सिस्टम। दिस इज द मेथड ऑफ इलेक्शन प्रिस्क्राइब बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। उसको मैक्सिमम वोट नहीं मिल रहा है, बट उसको मिला है, इवन आपको पता है, एक इस पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, यहां पर मैं कोई भी ऐड नहीं कर रही हूं, एक कॉन्स्टिट्युएंसी है, ठीक है, देयर इज वन कॉन्स्टिट्युएंसी जहां पर 100 जने हैं, राइट, आपको ये अच्छे से समझना है, 100 है। अब 100 में से वोट वाला दिन था, 50 लोग गए नहीं, 100 में से 50 लोग गए नहीं, सिर्फ 50 लोगों ने वोट दिया, ठीक है, राइट। अब 50 में से मुझे 20 वोट मिल गए, दूसरी टीचर को 15 मिले, तीसरी को 10 और चौथी को 5। अब आप सोचो कि बाकी जो 50 ने वोट नहीं दिए ना, तो भी यही माना जाता कि जिसको हाईएस्ट वोट मिला है दैट इज दैट पर्सन इज कैंडिडेट। यानी कि मुझे
100 में से 20 वोट मिले हैं, नॉट 50 में से, क्योंकि वो बाकी 50 ने तो वोट दिए ही नहीं थे। तो ये इसका एक नेगेटिव पार्ट होता है। लेकिन हमारा जो सिस्टम ऑफ इलेक्शन है वो यही कहता है कि जिस कैंडिडेट को जिस कॉन्स्टिट्युएंसी से मैक्सिमम वोट मिला है, दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बी। ये हमारे इंडिया का है। ये वाला जो अभी नीचे पढ़ोगे ना, ये आपकी बुक में एक बहुत बड़ा पेज के अंदर जो है, दिस पर्टिकुलर थिंग इज देयर। कुछ कंट्रीज के अंदर देयर इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल मतलब, अब मुझे कितने वोट मिले थे? 20। दूसरी टीचर को कितने मिले थे? 15। ठीक है, तीसरी को मिले थे 10 और लास्ट वाले को मिले थे 5। तो पार्लियामेंट के अंदर मुझे 20 सीट मिलेगा, दूसरी वाली को 15 मिलेगा, तीसरी वाली को 10 मिलेगा और चौथी वाली को 5 मिलेगा। दिस इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जितने वोट्स मिले उसके प्रोपोर्शन में उनको सीट मिलता। मतलब मेरे को 20 वोट के लिए हो सकता है मुझे 2 सीट्स मिल जाए, दूसरी वाली को 1 सीट मिल जाए, तीसरी वाली को आधा, मतलब कि 1 सीट मिल जाए। तो दिस इज प्रोपोर्शन। ऐसा कुछ आपकी कंट्रीज है, लाइक इजराइल, नीदरलैंड्स, यहां पर आपके प्रोपोर्शनल, यानी कि जो गवर्नमेंट को रूल करता है ना, उसमें सिर्फ विनर नहीं होता, जो बाकी लोग जिनको जितना वोट मिला उतना उनको भी प्रोपोर्शनली गवर्नमेंट में। हमारे यहाँ क्या है, जो पार्टी ने विन किया है उसी के सारे मेंबर्स मिनिस्टर्स हैं, दे आर द वन हु आर लेजिस्लेचर्स। लेकिन वहां पे क्या होता है, इन द प्रोपोर्शन, वहां पर इट इज द, जितनी पार्टी को जितना जितना प्रोपोर्शन मिला है वो जो है, हाँ, जिसको मेजोरिटी मिला दैट पर्सन, उनका जो है, दे वुड बी हैविंग द से टू गवर्नमेंट। बट बाकियों को भी पार्लियामेंट में सीट मिलता है। हमारे यहाँ पर ओनली दोज हु आर विनिंग, उन्हीं को सीट मिलता है, नॉट इन द प्रोपोर्शन। मान लो 3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ए बी सी, और बी को ज्यादा वोट्स मिल गए हैं, तो बी विल मेक द गवर्नमेंट, बाकी ए एंड सी विल बी ट्रीटेड एज ऑपोजिशन। लेकिन प्रोपोर्शनेट में दे ऑल्सो गेट द सीट। So that is the difference between FPTP and PR system of election. This is आपका very very important question. तो इंडिया ने FPTP क्यों लिया? Why not PR? Again, as I said in the very beginning, a very important question. Because FPTP एक तो सिंपल है, कॉमन वोटर्स को आप इतना नहीं बता सकते हो कि भाई इसको इतना, इनको 1000 वोट मिला है, 1000 वोट के लिए इनको 10 सीट मिले, यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट। एंड एट दैट टाइम व्हेन दीज थिंग्स केम इनटू, सिंप्लिसिटी ज्यादा मतलब की था, और इसीलिए हम लोगों ने एफपीटीपी को जो है सूट किया, सॉरी चूज किया था, बिकॉज इसके अंदर आपके पास चॉइस होता है, नॉट सिंपली बिटवीन पार्टीज बट स्पेसिफिक कैंडिडेट्स। वहां पर एफपीटीपी में क्या होता है, देयर माइट बी द कैंडिडेट हमारे पास, बट मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव में बी इलेक्टेड फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्युएंसी। तो हो सकता है कि वहां पर क्लैरिटी ना हो। नीदरलैंड छोटा है, पूरा पूरी कंट्री एक कॉन्स्टिट्युएंसी है, हमारे यहाँ 543 है, तो वी हैव मोर, हमारे पास काम भी उस हिसाब से ज्यादा हो जाता है। हमें पॉलिटिकल पार्टी को देखना है, वहां पर वो कैंडिडेट को देखते, मतलब जैसे मैंने भी टीचर्स का नाम बताया था, वहां पर हम देखते हैं शुड वी वोट फॉर दिस पार्टी और दैट पार्टी। वहां वो लोग देखते हैं कैंडिडेट को, और इसीलिए एफपीटीपी जो है इट हैज बीन मोर सक्सेसफुल, क्योंकि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को जानते हैं, एंड किसी भी वजह से इफ द गवर्नमेंट इज नॉट परफॉर्मिंग, वी कैन आस्क देम। तो पीआर क्यों नहीं किया? बिकॉज इन पीआर आपका प्रोपोर्शन है,
तो किसी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलेगी तो गवर्नमेंट को रन करना बहुत डिफिकल्ट होगा। एंड इन अ कंट्री जहां हमारे पास इतने तरीके के रीजन, रिलीजन, लैंग्वेज, कम्युनिटी, इट इज वेरी डिफिकल्ट। इसलिए हमने जो है एफपीटीपी को लिया। फॉर एग्जाम्पल, generally the FPTP gives the largest party some extra bonus seats. This system makes possible for parliamentary government क्योंकि मेजॉरिटी वो है जिनको लोगों ने चूज किया। एंड इट इज इजी ऑल्सो for counting also, and it is also discouraging the political party that get all the votes only from one caste or community। वहां पर हो सकता है एफपीटी पे हम कैंडिडेट को चूज कर रहे हैं तो हो सकता है कि एक कम्युनिटी के लोग सिर्फ अपने ही लोगों को चूज कर ले। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता। कैसे? जो हमारा नेक्स्ट है रिजर्वेशन। हमारे यहाँ तो जो कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं इनको डिवाइड किया जाता है 543, लेकिन सारे 543 में जनरल कैंडिडेट्स नहीं होते हैं। 84 सीट्स हमारे होते हैं जिनमें हम शेड्यूल कास्ट के लोगों को खड़ा करते हैं, एंड 47 होते हैं जिनमें शेड्यूल ट्राइब होते हैं। यानी कि हमारे यहाँ ट्राइबल, शेड्यूल कास्ट, मतलब कि ऑल काइंड्स ऑफ रिलीजन, एवरीबडी स्टैंड्स। इवन दो आई मे बी बिलोंगिंग टू अ जनरल कैटेगरी, लेकिन अगर मेरी कॉन्स्टिट्युएंसी रिजर्व्ड है तो मैं वोट उस इंसान को कर रही हूं, चाहे मैं ए पार्टी को करूं, बी को करूं, सी को करूं या डी को, जिसको जो काम कर रहा है। आई एम नॉट वोटिंग फॉर अ कास्ट, आई एम वोटिंग फॉर द पर्सन, आई एम वोटिंग फॉर द पार्टी, आई एम वोटिंग फॉर द वर्क। वेयर इज इन पीआर सिस्टम हम उस इंसान को वोट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि एक कम्युनिटी के लोग सिर्फ अपने ही कम्युनिटी के लोगों को करें और बाकियों को फायदा ना मिले। एंड इन इंडिया such system will only hamper the political system। जिस स्टेट्स में ऐसा प्रॉब्लम आता है वहां ये प्रॉब्लम्स बिल्कुल डीप रूट हो जाते। I'll tell you later। Now as I said, हमारे जो भी लोकसभा है, राज्यसभा है, सॉरी लोकसभा है, स्टेट असेंबलीज है, हमारे पंचायत सिस्टम है, हमारा अर्बन सिस्टम है, इन एवरी इलेक्शन देयर इज रिजर्वेशन। जो लोकसभा का इलेक्शन है, मतलब जो पूरे देश के लिए होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होता है, जो अभी हमारे बीजेपी इज हेड, उस उसमें पूरे इंडिया को 543 कॉन्स्टिट्युएंसी में किया जाता है। यहाँ आपका जो डीलिमिटेशन वाला क्वेश्चन है वो आता है पेपर में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इंडिया के अंदर, बिकॉज पीपल आर लिविंग ऑल ओवर, वी हैव ऑल काइंड्स ऑफ पीपल लिविंग एवरीवेयर, तो ये किया गया था एक प्रोविजन कि कुछ हमारे जो कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं दे शुड बी सेड एज रिजर्व। यानी कि उस एरिया में चाहे कोई भी रहता हो, लेकिन उस एरिया में जो लोग खड़े होंगे दे वुड बी फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब। और ऐसा क्यों किया जाता है या कैसे किया जाता है, उसके लिए हमने एक कमीशन बना रखा है, मतलब एक ग्रुप है, डीलिमिटेशन कमीशन। प्लीज याद रखना, जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। एंड ये क्या करते हैं, ये हर कॉन्स्टिट्युएंसी के कैंडिडेट्स की जो है डेटा कलेक्ट करते हैं। दिस इज डन, पहले तो 10 इयर्स का ही था लेकिन अभी तो इसको एक्सटेंड किया गया है। एंड देन इट इज सीन कि किस जगह पर रिजर्व कैंडिडेट ज्यादा है, एंड उस पर्टिकुलर एरिया को रिजर्व करार दिया जाता है। जरूरी नहीं है कि पिछले साल अगर ये वाला एरिया रिजर्व था तो अगले इलेक्शन में भी होगा। दिस गोज इन साइकिल, ताकि हर एरिया में जहां इस तरीके के लोग, मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब रहते हैं, एवरीवन इज एबल टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट फंक्शन। एंड ये होता है अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। उसमें देखा जाता है द नंबर ऑफ
पीपल फ्रॉम दीज कास्ट और ट्राइब, और उसके बाद उस एरिया को शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब यानी कि रिजर्व कैंडिडेट कर दिया। इट is done so that they are also getting the equality to vote, equality to contest, एंड इवन वहां पर जो लोग बाकी जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो भी आपके जो है दे ऑल्सो हैव टू चूज फ्रॉम देम ओनली। इससे क्या होता है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो दैट इज व्हाई रिजर्व कॉन्स्टिट्युएंसी इज स्टिल देयर। और वोटर्स कौन है, एनी वन हु इज 18। पहले 21 था, 1989 में दिस वॉज चेंज फ्रॉम 21 टू 18, यानी एनी पर्सन ओनली। ऐसा हो सकता है कि कल किसी की मतलब किसी पर्सन को जो है डेथ पेनाल्टी मिली हो, उसको छोड़कर एवरी पर्सन इन दिस कंट्री इज हैविंग द राइट टू वोट, वेदर द पर्सन इज इन द जेल, वहां पर भी आपके सेटअप होता है बैलेट बॉक्स, वेदर द पर्सन इज समवेयर एल्स, everyone gets the right to vote. नाउ फॉर कंटेस्टिंग, अगर आपको लोकसभा में खड़ा होना है तो देन यू नीड टू बी 25 years and above. You have to fill, either you can be from a party, आप किसी पार्टी को बिलोंग कर सकते हो, आप एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो सकते हो। अगर आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो तो आपको इलेक्शन कमीशन एक चुनावी चिन्ह सिंबल देता है एंड यू कैन कंटेस्ट द वोट। There is no restriction on your income, class, gender, anything. But अगर आपका कोई सीरियस ऑफेंस है या पिछले इलेक्शंस में कोई मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट को आपने तोड़ा है तो मे बी यू आर डिस्क्वालिफाइड। तो ये सब कुछ कैसे होता है, मतलब हमने पढ़ा ये सारा कुछ, बट दिस ऑल इज डन बिकॉज वी हैव एन इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो, मतलब दे डोंट वर्क अंडर द प्रेशर ऑफ एनी गवर्नमेंट। एक इलेक्शन कमीशन हमारा आर्टिकल 324, प्लीज इसको याद रखना, ये वाला आता है पेपर, वो सेटअप इन 1950 एंड सुकुमार सेन वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर। इसमें जो आपके इलेक्शन कमीशन है वो लोकल बॉडी को नहीं करती है, लेकिन जितने भी हमारे लोग मतलब कि लोकसभा के लिए या फिर वहां पे जो आपके स्टेट इलेक्शन है उनके लिए एक इलेक्शन कमिश्नर होता है, बट समटाइम्स देयर आर मोर देन वन, मल्टी मेंबर्स भी होते हैं। ये पेपर में आपका आता है करंट, तो उस वक्त जो होगा वो लर्न आपको करना। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है ही हैज द पावर, बाकियों के इतने नहीं होते। He is appointed by the President of India under the Council of Ministers. But once he is appointed, he is not answerable to anyone. उनको इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए जो भी स्टेप्स लेने पड़ते हैं ही टेक्स अप। दे आर द वन, उनको हम निकालते नहीं है, ओनली देयर इज अ स्पेशल इम्पीचमेंट। अगर उनसे कोई बहुत बड़ा गुनाह हुआ है तो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स मिलकर जब रिकमेंड करते हैं तब उनको निकाल सकते हैं। नॉर्मली एक इलेक्शन कमिश्नर 6 साल, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, या 65 ईयर्स, अगर वो उसका अपॉइंटमेंट 60 ईयर्स में हुआ है और 65 ईयर्स का हो गया तो उनका टेन्योर खत्म हो जाए, अदरवाइज 6 साल। सो दे आर द वन हु मेक द डेटा वोटर्स लिस्ट। अगर आप 18 साल के हो गए हो तो या तो आप इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर जाकर अपना नाम लग सकते हैं, या फिर व्हेन द इलेक्शंस आर देयर द पीपल कम टू योर होम, आपका नेम एंट्री करते हैं। दोज हु आर लेफ्ट दिस एरिया, लेफ्ट दिस वर्ल्ड, उनका नाम कट होता है। देन दे ऑल्सो मेक ऑल द नेसेसरी चेंजेस, कई बार नेम्स में चेंजेस होती हैं। दे आर द वन हु अनाउंस अ टाइम, दे आर द वन हु अनाउंस, क्योंकि इलेक्शंस कितने टाइम के बीच में रहेगा इसके लिए उन्हें देखना पड़ता है कोई आईपीएल का मैच तो नहीं है, बोर्ड एग्जाम्स तो नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें देखनी पड़ती है।
बोर्ड एग्जाम्स होते हैं तो टीचर्स की ड्यूटी लगती है नॉर्मली, फिर पेरेंट्स भी नहीं कर पाते हैं, सो दे हैव टू सी वेदर देयर इज समथिंग क्लैश तो नहीं हो रहा है, तो वो सारा कुछ डेट करते हैं। देन जो कैंडिडेट्स को नॉमिनेशन करना है उनका कब टाइम होगा, कब वो फिल कर सकते हैं, कब उसमें वो करेक्शन कर सकते हैं। फिर 14 डेज जो वो कैंपेनिंग करते हैं वो कब से कब कर सकते हैं। देन देर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसको हम बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसको कैसे फॉलो करना है, कुछ नया ऐड करना है वो करते हैं। इलेक्शन कमीशन ही है जो पॉलिटिकल पार्टीज इंडिविजुअल कैंडिडेट्स को सिंबल देती है, अलॉट करती है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर जो है इलेक्शन कमीशन काम करती है टू कंडक्ट द इलेक्शंस। नो डाउट हमारे यहाँ पर elections have been very successful, but there have been some time जब इलेक्शंस में कुछ चेंजेस हमें जरूरत पड़ी। फॉर एग्जाम्पल अभी फिलहाल के लिए जो हमारा अ, है उसमें 2/3 ऑफ द विमेन आर, सॉरी 1/3 ऑफ द विमेन के लिए हमने इक्वालिटी दी, बट इट हैज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड। देन देर आर सम एरियाज जहां कैंडिडेट्स यूज क्रिमिनल कनेक्शंस। आपके 10th स्टैंडर्ड में भी चैप्टर था व्हाट आर द चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। समटाइम्स पीपल यूज द नेम ऑफ रिलीजन कास्ट, उसको वॉयलेट ना करें। So there are some political parties or candidates who use excessive money, muscle power. तो ये कुछ इलेक्शन के हमारे what we call as some problems are there, but इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वी आर हैविंग सो मेनी व्हाट वी कॉल एज रेजोल्यूशंस। कुछ के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने निकाला है एफिडेविट होगा, द एफिडेविट्स शुड बी देयर। उसमें हमारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एनी काइंड ऑफ डिसक्वालिफिकेशन, एनी काइंड ऑफ हमारे जितनी भी एसेट्स हैं, लायबिलिटीज है, यानी कि हमारे एक्सपेंसेस, हमारे पास प्रॉपर्टी, देन उसके अलावा कोई क्रिमिनल कनेक्शन, इन सबको दिया जाए। देन कुछ सिस्टम होता है डिफेक्शन, लोग अपने पॉलिटिकल पार्टीज को चेंज करते हैं, तो एंटी डिफेक्शन लॉ है। सुप्रीम को इलेक्शन कमीशन ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बोला है कि दे शुड मेंटेन अ प्रॉपर रजिस्टर, नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स, उन्हें फंडिंग कहाँ से मिलती है। कई इलेक्शन के रिफॉर्म्स किए हैं, येट वी नीड मोर। तो दैट इज द चैप्टर व्हाट वी कॉल एज इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। ओनली नोट्स विल नॉट हेल्प यू आउट। यस, आप इस कंक्लूजन को देख सकते हो, क्वेश्चंस को देख सकते हो कि व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड इट, बट देन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऑल द सोर्सेज हमारे जितने भी कार्टून्स हैं इस चैप्टर से सबसे ज्यादा आए हुए हैं। इनफैक्ट इसमें से कार्टून्स आपके बोर्ड में भी आए हुए हैं, बिकॉज कुछ पोर्शंस हमारे जो है वी आर हैविंग इन 12th स्टैंडर्ड ऑल्सो, नॉट द एग्जैक्ट बट रिलेटेड। जैसे फर्स्ट इलेक्शन कमीशन है तो वो कैसे सेट हुआ था, तो उसका पूरा हमारा पॉलिटिकल साइंस में है, तो इसीलिए यहां से हम उस चीजों को याद रखते हैं। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्शन रिजर्वेशन, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड सेपरेट इलेक्टोरेट, व्हाई इट वाज फॉर्म्ड। फिर जो दो आर्टिकल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो नंबर याद रखने इस चैप्टर से। So that is the first summary of the chapter election and representation. इस चैप्टर को हम लोग जो है we will start with NCERT for better understanding, right?